Assalamualaikum. Today we will discuss the lecture number 23 of the current lecture series Fuel Chemistry. So in this particular lecture we will discuss the ethanol as an alternative fuel. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेथनॉल को एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज़ किया था, जबकि इस लेक्चर के अंदर हम एथेनॉल को यूज़ करेंगे एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। एज वी नो डैट बोथ आर अल्कोहल्स, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारे पास एथेनॉल है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 29,700 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि अगर हम मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल की वैल्यू जो सी है कैलोरीफिक वैल्यू हमने प्रीवियस भी देखी थी, डैट इज़ 23,000 किलो कैलोरी पर मोल। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एथेनॉल है इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू मैथनॉल, तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू मैथनॉल बिकॉज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई एज कम्पेयर टू मैथनॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, हाउ वी कैन प्रिपेयर एथेनॉल। तो सबसे पहले हमारे पास एथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, तो इसके लिए शुगर केन है, हस्क्स है और मोलासिस है, बार्ले है, ठीक है, जो बाजरा वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सा कार्बोहाइड्रेट होती है इसकी लो अमाउंट होती है और इसमें फाइब्रस अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड आल्सो एबल टू ग्रो इन लेस वाटर। उसके अलावा हम कॉर्न को यूज़ कर सकते हैं, बेवरेज वेस्ट हो गया, वाट वेस्ट शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, वीट हो गया और ग्रेप्स वगैरह, ठीक है। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे जिनसे हम एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फर्मेंटेशन। अगर हम इसकी केमिकल प्रिपरेशन देखें इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हम इथीन को यूज़ करते होते हैं, ठीक है। जब इथीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता होता है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को जब हम अगेन हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अगेन हम जब इस इंटरमीडिएट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H2SO4 क्या हो जाता है, अगेन रिकवर हो जाता है और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है एथेनॉल वो बन जाती होती है, ठीक है। बट इस केस में इस रिएक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है कि इसमें हम इथीन को यूज़ कर रहे हैं। एज वी नो दैट इथीन इज द हाइड्रोकार्बन, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। So we are again dependent on the fossil fuel that is not according to our demand. So that's why इस रिएक्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट जो यूज़ करेंगे स्टेप्स को वो हम देखते हैं। सबसे पहले है मिलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये जितना भी ऊपर हमने रॉ मटेरियल पढ़ा था जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को मिलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उसको माइल कर देंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पाउडर फॉर्म के अंदर जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। नेक्स्ट जो है वो है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज 120 to 150 degree Celsius and achieve the constant temperature of 25 degree Celsius. So temperature of about 150 degree Celsius is required to activate the fine powder. अब ये जोन सा रॉ मटेरियल और फाइन पाउडर जो मिलिंग प्रोसेस में बना था, ठीक है, जहाँ पे ये जोन से हमारे पास पाउडर फॉर्म में बना था रॉ मटेरियल, तो इस पाउडर फॉर्म को हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे और वो, ठीक है, इसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये एक तरह का पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इस पेस्ट से फिर हम ऑब्टेन करेंगे स्टार्च शुगर्स को। तो ये जो सा रिएक्शन होगा इसके लिए टेम्परेचर जैसा कि हमने ऊपर देखा 120 to 150 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 4 to 6 आवर्स रिक्वायर्ड होता है। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है डैट इज़ अल्फा अमाइलेज एंजाइम, इसकी मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्च शुगर्स को ऑब्टेन करते होते हैं। थर्ड जो सा स्टेप है डैट इज स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमें कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ऑफ अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो सा हम एंजाइम यूज़ करते हैं डैट इज ग्लूकोअमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम नॉन फर्मेंटेबल जो शुगर्स होती हैं उसको हम कन्वर्ट करते होते हैं फर्मेंटेबल शुगर्स में। नॉन फर्मेंटेबल शुगर्स में क्या आ जाती हैं, स्टार्च शुगर्स, जो कि हमने ये जो सा प्रोसेस था लिक्विफिकेशन, इसमें हमारी जो एंड प्रोडक्ट थी वो थी स्टार्च शुगर्स जो कि है नॉन फर्मेंटेबल शुगर। तो नेक्स्ट स्कैरिफिकेशन में हम इस नॉन फर्मेंटेबल शुगर को कन्वर्ट करते हैं फर्मेंटेबल शुगर में। फर्मेंटेबल शुगर में आ जाते हैं ग्लूकोज, शुगर और सुक्रोज। अब ये हमारी एंड प्रोडक्ट है स्कैरिफिकेशन के अंदर। तो ऊपर हमने देख लिया था कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 60 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम जो सा है वो ग्लूकोमाइलेज एंजाइम है, और जो टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए भी 4 to 6 आवर्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद है फर्मेंटेशन। अब ये जो सी हमारे पास फर्मेंटेबल शुगर है इसकी हम फर्मेंटेशन करवा सकते हैं, और जब हम इसकी फर्मेंटेशन करवाएंगे ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यीस्ट एंजाइम।
तो जब इसकी फर्मेंटेशन होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी एथेनॉल, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, हमारी जो मेन प्रोडक्ट है इसमें वो है एथेनॉल, जिसके लिए हम ये सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एथेनॉल को डिस्टिल कर लेंगे, इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे और एथेनॉल को सेपरेट आउट कर लेंगे। हमें पता है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको कंडेंस करेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो वाटर जितना भी होता है उसको हम क्या करवा देते हैं, ऑब्जर्व करवा देते हैं, रिमूवल करवा देते होते हैं। वाटर हमने देखा था कि बाई प्रोडक्ट में बनना था। ठीक है, हमने इसको सेपरेट करना है एथेनॉल से, तो डेट्स वाई हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डिहाइड्रेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे सेंटीमेंट दैट इज मॉलिक्यूलर सीव। अब मॉलिक्यूलर सीव क्या करता है, ये ऐसी सीव है जो कि सब्सटेंसेस को क्या करती है, सेपरेट करती है, और ये डिपेंडेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूलर मैसेज पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एथेनॉल और वाटर है, they have different nature of molecules and they have different molecular masses. So that's why on the basis of nature of molecules and or molecular masses we can separate the both. तो इसमें होगा क्या कि जो वाटर होगा वो सारा सक हो जाएगा और जो एथेनॉल होगी वो कंटेनर में रह जाएगी। तो एंड प्रोडक्ट जो इसमें हमारे पास बचेगी वो एनहाइड्रस अल्कोहल बचेगी। ठीक है, इसमें एंड पे हमारे पास एनहाइड्रस अल्कोहल रह जाएगी। इसके बाद डी नेचरिंग। डी नेचरिंग के अंदर क्या होता है, अब ये जो हमारे पास एथेनॉल बनी है ये डी नेचर भी हो सकती है। अगर इसके अंदर 2 to 5% या 2.5% अगर हम इसके अंदर मेथनॉल को मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। ठीक है, डेट सो इट कांट बी यूज इट अवॉइड टू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। इसके लिए हम फिर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो एंड इट कैन ओनली बी यूज एज अ फ्यूल। तो फिर हम ओनली इसको सिर्फ फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकेंगे। ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे बिकॉज इट बिकम द पॉइजनस ऑन द एडिशन ऑफ 2 to 5% और 2.5% मिक्सिंग ऑफ मैथनॉल। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान मोलासिस जो उनसे मोलासिस है इसके ज़रिए हम 50% एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे वर्क करते होते हैं मोलासिस। तो जो पेट्रोल इंजन होता है इट कांट डू दिस। तो जो डुअल इंजन होता है जो कि बहुत प्रिंसिपल पे वर्क करे ऑन पेट्रोल एंड एथेनॉल, तो पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का ऐसा कुछ भी एडवेंचर नहीं हुआ कि जो डुअल इंजन के तौर पे वर्क करे, यानी कि पेट्रोल के तौर पे भी और एथेनॉल के तौर पे भी। तो हाँ, इस तरह का रिएक्शन ब्राज़ील में कैरिड आउट हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होती है वो शुगर इंडस्ट्री की है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला रिएक्शन कैरिड आउट हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी जो एथेनॉल है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो हमें इन प्रोसेस से, इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें एथेनॉल के, कि हम इसको अल्टरनेटिव फ्यूल पे यूज़ करने के जो एडवांटेजेस देखें, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है डैट इज़ 105 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैथनॉल। उसके अलावा ये इंक्रीज़ और इम्प्रूव कर देता है ऑक्टेन नंबर के, क्योंकि ये इफेक्ट करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। हाई वोलेटिलिटी, हाई इसकी वोलेटिलिटी होती है, लो सॉरी इसमें जो बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो हाई होती है, वोलेटिलिटी जो होती है वो लो होती है, और जो ऑक्टेन नंबर हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब किस तरह से ये मैटर करता है, अगर हम इस रिलेशन को देखें, जो वोलेटिलिटी होती है और जो ऑक्टेन नंबर है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स के अगर कोई सब्सटेंस है उसकी जो वोलेटिलिटी है वो हाई है तो इट मीन्स कि उसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर किसी सब्सटेंस की वोलेटिलिटी कम है तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो भी क्या होगा, कम। और जो ये वोलेटिलिटी है इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मीन्स कि अगर कोई सब्सटेंस की जो वोलेटिलिटी है वो कम है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब वोलेटिलिटी कम होगी तो ऑक्टेन नंबर भी कम होगा, और वोलेटिलिटी कम होगी तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो एथेनॉल होती है इसके अंदर नेचर ऑफ जो बॉन्डिंग होती है डेट इज़ हाई, तो इट मीन्स कि वोलेटिलिटी लो है और फिर ऑक्टेन नंबर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये इनसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एथेनॉल है इट कैन आल्सो इम्प्रूव द एमिशन क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। उसके अलावा हम इसको ऑक्टेन नंबर बूस्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं फॉर गैसोलीन और पेट्रोल, एंड इनहांसेस द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्पार्क इंजन। ठीक है, जो स्पार्क इंजन होता है जिससे इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसकी थर्मल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देता है। थर्मल एफिशिएंसी मीन्स कि इसके अंदर जो हीट की एमिशन होती है उसको कम करके इसकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये सस्टेनेबल है और रीन्यूएबल फ्यूल है, यानी कि इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं।
उसके अलावा ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। अब किस तरह से रिड्यूस करता है, अगर हम एथेनॉल को देखें तो एथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज नॉट द एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द एयर पोल्यूटेंट। तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास जो सा है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव फ्यूल है। उसके अलावा उसके बाद एंड पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो यूज फ्यूल होता है वो यूरो 2 होता है, जबकि रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर जो यूज़ होता है वो यूरो 6 होता है। ठीक है, और उसको हम डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अब यूरो 2 और यूरो 6 को हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे यूरो 10 है, E10 मीन्स यूरो 10। इसका मतलब है कि इसके अंदर 10% एथेनॉल है और 90% इसके अंदर हम फॉसल फ्यूल यानी कि अल्टरनेटिव फॉसल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह को। ठीक है, अगर यूरो 2 है, यूरो 2 मीन्स इसके अंदर 2% जोन सी है वो एथेनॉल है और 98% जोन सा है वो गैसोलीन या पेट्रोल है। इसी तरह यूरो 6 का मतलब होगा कि इसके अंदर 6% एथेनॉल है और 94% इसके अंदर गैसोलीन या पेट्रोल है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ वी विल अगर मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर है कि जो एथेनॉल है इसके लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर वर्किंग। उसके अलावा इसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं और इसी वजह से हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग एज कम्पेयर टू गैसोलीन एंड पेट्रोल। उसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड और सो वी कैन इट आल्सो कैन बी मिस यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। अच्छा, उसके बाद है अगर हम एथोक्साइड आयन की बात करें मेथनॉल से, अगर ये यानी कि हाइड्रोजन जोन सा होता है मेथनॉल के अंदर। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये जोन सा एच है, हाइड्रोजन प्रोटॉन जोन सा होता है, ये इसको डोनेट कर देता है। अब इसका एक ये भी होता है कि ये डिजीनेस या अनकॉन्शियसनेस के लिए भी यूज़ होता है, बेहोश वगैरह करने के। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो मेथनॉल होता है ये इजीली प्रोटॉन को दे देता है, जो कि क्या करता है, जो मैसेज डिलीवरिंग पार्टिकल्स होते हैं एसिटाइल कोलिन या ब्यूटाइल कोलिन, ये जो मैसेज डिलीवरिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको टेक अवे कर देता है, जिसकी वजह से जो मैसेज होता है वो डज नॉट प्रोपागेट बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो मैसेज जो होता है वो प्रोपागेट नहीं करता ब्रेन और बॉडी के दरमियान में, जिसकी वजह से डिजीनेस होती है और जो होता है अल्टीमेटली वो अनकॉन्शियसनेस स्टेज की तरफ चला जाता है। इसके इन्वर्स में अगर हम कैफीन की बात करें तो कैफीन जो सी होती है वो ब्रेन सेल्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। जिस तरह हम कॉफ़ी को यूज़ करते हैं, कॉफ़ी के अंदर भी बेसिकली कैफीन होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, हेल्प करती है टू फोकस ऑन वन पॉइंट ओनली, यानी कि जब हमने हैवी किस्म का वर्क करना हो तो हम कॉफ़ी को यूज़ करते होते हैं, जो कि हमें हेल्पफुल होती है टू फोकस ऑन वन पॉइंट ओनली। ठीक है, तो बट इट इज़ इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है ये इसके अंदर जो कैफीन होती है ये एडिक्टिव जो ड्रग होता है, जो कि हमें, ठीक है, ये एडिक्टिव ड्रग होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एथेनॉल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।